देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लैंथेनाइट साल्ट्स। अब देखिए लैंथेनम एंड लैंथेनाइट्स ये सारा इंक्लूड हो गया एक ही में। क्यों? आयुपैक ने कहा कि लैंथेनम और लैंथेनाइट्स के यूजेज एक जैसे हैं, इसलिए आप लैंथेनम को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। अब लैंथेनम यदि हम लेते हैं तो याद कीजिए यहां पे जेनॉन है, इसके बाद आपका जो है 6s 2 हो जाता है और ये 5d 1 हो जाता है। लैंथेनम जो है ये फर्स्ट मेंबर है 6th पीरियड में डी ब्लॉक का। और लैंथेनम के बाद आपको मालूम है कि जो 14 एलिमेंट्स जो इसके बिलो जो है पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, इनको हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स। और लैंथेनॉइड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ln से। तो अब यदि मान लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो देखिए लैंथेनम का भी +3 है, तो +3 में क्या बनेगा? जेनॉन, और ये हो जाएगा 5d 0 6s 0। और जैसा लैंथेनम ने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाया, वैसे ही लैंथेनाइट्स का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। देखिए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में भी ये पॉइंट आया कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनाइट्स। ये तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ही, और ये जो है मोर सिग्निफिकेंट है जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। इसका मतलब जब हम तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो फिर साइज जो डिक्रीज होता है मोर सिग्निफिकेंट नजर आता है। और किस ग्रुप के अंदर लैंथेनाइट्स है? 3rd B ग्रुप या 3rd ग्रुप, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब ये यदि मान लिए कंपाउंड्स बनाएं तो देखिए फ्लोरीन, तो सबसे पहले मैं लैंथेनाइट्स ये +3 आयन ले रहा हूं, और यहां पे जो वैल्यू रहेंगे +3 का वैलेंसी 3 है, और फ्लोराइड यदि मैं ले रहा हूं तो ये माइनस है। इंटरचेंज करेंगे वैलेंसीज को, तो यहां से हमें जो मिलेगा कंपाउंड वो क्या मिलेगा? LnF3। उसी तरह से यदि हम लैंथेनम इसके आयन को या लैंथेनाइट्स के आयन को लें और यहां पे Cl- हो तो LnCl3 ये बनेंगे। तो ये जो लैंथेनाइट के फ्लोराइड, लैंथेनाइट्स के फ्लोराइड एंड क्लोराइड्स ये हैं, तो उसमें देखेंगे कि फ्लोराइड्स जो हैं ये इनसॉल्युबल है। जनरली जो फ्लोराइड के सॉल्युबल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। अब कहीं पे सॉल्युबल भी होते हैं, जैसे AgF है वो सॉल्युबल है, तो यहां पे जो फ्लोराइड है ये सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं। इसके बाद जब आप क्लोराइड पे जाते हैं तो क्लोराइड जो है डिलिक्विसेंट है और ये सॉल्युबल इन वाटर है। देखिए जब ये टर्म डिलिक्विसेंट आ जाता है तो फिर हमारे दिमाग में 3 टर्म्स जरूर आते हैं। एक आता है हाइग्रोस्कोपिक, एक डिलिक्विसेंट और एक आता है इफ्लोरेसेंट। ये तीनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि डिलिक्विसेंट आखिर है क्या। देखिए यदि कोई सब्सटेंस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से हाइड्रेटेड साल्ट बना दे, लेकिन वो ड्राई कंडीशन में रहे, वो वाटर में डिसॉल्व ना हो, तो इसको कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक। अब एक वॉच ग्लास में आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, और जब ये कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो CaCl2.2H2O.X H2O ऐसे जो साल्ट्स बनेंगे ये हो गए हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से। लेकिन अभी भी ये साल्ट ड्राई कंडीशन में है, पाउडर फॉर्म में है। लेकिन दूसरा टर्म है हमारे पास डिलिक्विसेंट। तो डिलिक्विसेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस, दोज hygroscopic substances which after absorbing the moisture gets dissolved in it। मतलब जैसे हम NaOH ले लें तो ये हाइग्रोस्कोपिक के जैसा ये एब्जॉर्ब तो मॉइस्चर करेगा, लेकिन फिर इसी मॉइस्चर में डिसॉल्व होकर एक्वस NaOH बनाएगा। तो ये जो है डिलिक्विसेंट हो गया। तो देखिए यदि NaOH के बारे में आपसे पूछा गया और डिलिक्विसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, इफ्लोरेसेंट ऐसे करके हैं, देन यू हैव टू गो फॉर डिलिक्विसेंट। लेकिन यदि डिलिक्विसेंट वर्ड नहीं है और वहां पे एक हाइग्रोस्कोपिक है और एक जो है इफ्लोरेसेंट है, देन यू हैव टू गो फॉर हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक में ही एक स्टेप आगे बढ़ गया, ये वाटर में डिसॉल्व हो गया, ये डिलिक्विसेंट हो गया। तो हाइग्रोस्कोपिक हमने देखा, डिलिक्विसेंट देखा, डिलिक्विसेंट में NaOH का एग्जांपल। अब हम लेंगे इफ्लोरेसेंट। जो इफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं इनका वाटर लेना देना नहीं है, ये को लेंगे नहीं, ये बल्कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये भी वापस दे देंगे एटमॉस्फेयर में। चलो जाओ एलम लेते हैं। एलम का क्या फॉर्मूला है? K2SO, ये पोटास एलम है, जो फिटकरी, फटकी, ये जो अलग अलग नाम है। तो K2SO4 डॉट
Al2SO4 taken thrice dot 24H2O। अब ये देखिए एलम में ये जो 24H2O है, यदि लॉन्ग रन में हम इसको यदि कहीं रख दें फिटकरी को, तो उसमें धीरे 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 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने लगते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं, ये एटमॉस्फेयर को चले जाते हैं, लूज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो वहां पे वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। जैसे आप बेकिंग करते हैं, तो बेकिंग करते समय केक के आइटम से, बेकिंग आइटम से जब CO2 बाहर जाता है तो पोर्स बनाते हुए बाहर निकल जाता है और केक का जो है स्वेलिंग, उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसी तरह से जो ओल्ड सैंपल ऑफ फिटकरी यदि आपके पास है, एलम है, तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा डल कलर भी हो जाता है और उसका स्वेलिंग भी, उसमें वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है। ये ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो जो सब्सटेंसेस अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करते हैं, ये कहलाते हैं इफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, वॉशिंग सोडा। ये Na2CO3.10H2 है। ये भी जो है वाटर को लूज करता है, हेप्टाहाइड्रेटेड बना लेता है, तो ये भी हो गया इफ्लोरेसेंट। तो यहां जो लैंथेनाइड्स के जो क्लोराइड्स है वो कैसे हैं? डिलिक्वेसेंट है, और डिलिक्वेसेंट होने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल है। उसी तरह से अब हम देखते हैं नाइट्रेट्स देखते हैं। ये देखिए Ln+3, ये हो गया लैंथेनाइड्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। और यदि मान लिए NO3- के साथ रिएक्ट करेगा तो LnNO3 टेकन थ्राइस। तो आप इस चार्जेस के बेस पे इनके कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब यदि फॉस्फेट लेंगे हम, तो फॉस्फेट में लैंथेनाइड्स का +3 है और ये हो गया PO4 3-। तो लैंथेनाइड्स के जो फॉस्फेट होंगे LnPO4 होंगे। तो अब ये हम देखेंगे कि जो नाइट्रेट्स, एसीटेट और सल्फेट्स हैं, ये तो वाटर जो है सॉल्युबल है, लेकिन ये जो 3-4 जो हम लिए, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट, क्रोमेट, ये सब कैसे हैं? इनसॉल्युबल हैं। तो ये 3 जो है नाइट्रेट, एस्टेट, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और ये जो है इनसॉल्युबल रहेंगे। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी डिफरेंट कंपाउंड्स के लैंथेनाइड्स का हमने देखा है।